यहाँ तक कमेंट कर दिया कि अरुण जी की जो पाकिस्तान की आपस में सांठगांठ हो गई है तो ये लोग जो है एक्शन कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पूर्व प्रधान हैं उन्होंने जिस तरह से अपने पीरियड को खुद ही एक्सटेंड कर दिया बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी में गए हुए या जनरल हाउस में गए। अभी रिसेंटली ही 3 दिन पहले उन्होंने बोल दिया जी कंटेस्टेंट्स जो है पोलिंग वेन्यू के अंदर नहीं आएंगे, आप हमें फोन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आपको अंदर लेके आना है या नहीं। 7 टेबल लगाए हैं, वहाँ पे जो भी आता वोटर्स अपना एंट्री कार्ड लेके आएंगे, उनके एंट्री कार्ड की चेकिंग होगी। उनकी चेकिंग करने के बाद उसको उसके ऊपर वेरीफाइड लिख दिया जाएगा। अगले स्टेज पे आएंगे, इधर सेकंड स्टेज पे दूसरे रो में इधर आएंगे, इधर आके उनके जो वेरीफाइड वाले होंगे जिनके किए हुए वोटर्स के, उनको बैलेट पेपर मिलेंगे। बैलेट पेपर लेके सब वोटर्स अंदर जाएंगे और अंदर खाली वो रखी होंगी, संदूकची रखी होंगी जिन्हें वोट डाले जाएंगे, उधर से भी जाके हर अपना वोटर अपना वोट डालेगा और बस। इलेक्शन हम लड़ रहे हैं और हमारा फर्ज है कि हम देखें जाके अंदर कि अंदर इंतजाम ठीक चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में आपको मैं याद कराऊं कि इन्होंने अपने क्लोज रिलेशंस और दोस्तों को पोलिंग एजेंट बनाया और हम तब भी चुप रहे, लेकिन हमने बाद में इसको एक्सपोज किया। उनकी जो उन्होंने उत्तर दिया जिस खत में, वो एक हमारे लिए 13 के 13 कैंडिडेट पावर है जी। हमारा किसी कैंडिडेट के साथ कोई लिहाज नहीं है, कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई किसी को हमारी तरफ से कोई मौका नहीं। नमस्कार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव बस थोड़ा ही समय रह गया इसके बीच में, और उनके जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लोगों के पास के हैं, उन्होंने विश्वास भी जताया है। इस बीच में थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर जब आ गया तो लग रहा था शायद चुनाव ना हो या कुछ ज़्यादा देर के लिए पोस्टपोन हो जाए, लेकिन माहौल अच्छा होने के साथ साथ इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि चुनाव जब चल रहे हो तो हो जाए तो अच्छा है, जब उसके बीच में बड़ा सा गैप आ जाता है तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन बड़ा अच्छा बनने का डिसीजन लिया कि चुनाव को करवाने का, चुनाव जो है 2 दिन के बाद है। हमारे साथ इस वक्त अरुण गुप्ता जी हैं, इस वक्त प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी भी हैं और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है राजीव गुप्ता जी भी हैं, और इनके साथ सपोर्टर्स हैं, इनके कुछ एसोसिएशन है, जिनकी गुजरात की एसोसिएशन है, केनाल एसोसिएशन है, दूसरी एसोसिएशन है, वो भी साथ हमारे साथ बैठे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, मैं अरुण जी से ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप 2 बार यहाँ पे प्रधान रहे हैं, तो इस बार आप किस विश्वास के साथ और किस चीज़ के साथ सोच रहे हैं कि आपकी ये पूरी टीम फिर एक बार आ जाएगी? क्या हालात जो है, इन हालात में जबकि बार बार आपकी अपोजिशन यहाँ पे कुछ हो रही है, कभी इलेक्शन को लेके बात चर्चा होती है, कभी मीटिंग्स को लेके होती है, लेकिन आपके जो सदस्य हैं, आपके जो वोटर हैं, उनका कितना साथ आपको मिलता है? अदर्शी ऐसा है कि भाई अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, हमने वो यहाँ पर मंजर देखा, यहाँ पर ऐसे हालात देखे कि 2017 के जीतने के बाद जिस तरह से 19 में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन जो हमारे पूर्व प्रधान हैं उन्होंने जिस तरह से अपने पीरियड को खुद ही एक्सटेंड कर दिया बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी में गए हुए या जनरल हाउस में गए हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी तो उन्होंने बनाई नहीं, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि यहाँ पर हमारे जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ मिलने के लिए भी पहले समय लेना पड़ता था। एक कॉर्पोरेट हाउस बन गया, ऐसा कॉर्पोरेट हाउस यहाँ पर लोगों की सुनवाई नहीं, लोगों को उनके इश्यूज को लेकर के किसी डिपार्टमेंट में हमें बातचीत करनी हो तो वो नहीं करनी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें एक ऐसा ओपिनियन बनाने की कोशिश की गई जिसमें एक प्रयास हुआ कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल कर के और किस तरह से लोगों के जो इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व नहीं करवाएं, बल्कि लोग को अपने इश्यूज को लेकर के दाएं बाएं घूमते रहें और हमारे जो रिलेशन हैं गवर्नमेंट के साथ ऐसे बन जाएं कि भाई हम कोई भी अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो ले पाए। ऐसे हालात में लोगों ने उस समय वो पीरियड भी देखा, और उसके बाद ऐसे हालात में हमारे सीनियर मेंबर उन्होंने एक कोशिश की और कोर्ट के थ्रू जो है एक ऑर्डर जो है आया
जिसके बाद कोर्ट ने एक सीमा तय किया, तो उसी की जो देख रेख में यहाँ पर इलेक्शन 2021 में कंडक्ट करवाए थे। हम लोग 2021 में जीत करके आए, तो 2023 में हमने इलेक्शन करवा दी। 2023 में जीते तो आज 2025 में फिर से इलेक्शन करवाए। लेकिन इस दौर में एक मेरे मन में हमेशा एक बात रही कि हमारा ये जो ऑफिस है, बेसिकली हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कोई बॉस नहीं है, हम लोगों के सेवक हैं। हम लोग तभी यहाँ पर बैठे हुए हैं जब मेंबर्स ने हमें यहाँ पर जिता करके भेजा है। और जब तक यहाँ पर हम लोग मेंबर्स की जो हमें सपोर्ट मिलती रहेगी, तब तक हम यहाँ पर हैं। अगर ऐसे हालात में अगर हम लोगों के साथ ना जुड़ें, लोगों को यहाँ पर रिस्पेक्ट ना मिले, तो मुझे लगता है कि हमें हक नहीं है कि हम इस चेयर पे बैठ सकें। हमने ये कोशिश की पिछले 4 साल में कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो हमारा मेंबर है, चाहे वो नॉन मेंबर है। मैं कोविड के टाइम की बात करूँ, उसमें उस समय किस तरह की हेल्प जो है हम लोग इंडस्ट्री को कर सके या ट्रेडर्स को कर सके, ट्रेडर्स को लेकर के किस तरह से हमने सड़कों पे बैठ कर के उनकी दुकानें जो हैं वो डी सील कैसे हो सकती हैं सेम डे, अभी तक ये रिकॉर्ड है। फ्लाईओवर का केस आपको मालूम ही है, कुंजवानी से सिगड़ा तक का जिस तरह से एक ऐसे हालात बन चुके थे कि पूरी की पूरी मार्केट जो है वो 0 लेवल पे आ जानी थी, लेकिन हमने प्रयास किया। सतवारी का केस आपको मालूम है। इसी तरह के हज़ारों के सैकड़ों केस जो हैं वो पब्लिक के सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं अपनी मानता हूँ, अपनी टीम की मानता हूँ, कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आया उसको हमने यहाँ पर पूरी रिस्पेक्ट दी थी। तो हमारे ओपोनेंट जो हैं जिस तरह से एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, एक तो उनको यकीन नहीं था कि इलेक्शन होगी, क्योंकि उन्होंने अपने पीरियड में इलेक्शन जो है वो किस तरह से पोस्टपोन की, किस तरह से अपने पीरियड को एक्सटेंड किया, उनको बड़ी बात मालूम था। लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो डेफर हुई ऐसे हालात में जो अब नॉर्मल हालात थे। लेकिन उस समय भी जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट था कि हम लोग जो हैं वो बाई अदर मीन्स जो हैं हम इसको डेफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हो सकता है। और एक ने तो यहाँ तक कमेंट कर दिया कि अरुण जी की जो पाकिस्तान की आपस में सांठगांठ हो गई है, तो ये लोग जो है एक्शन कर रहे हैं। हमने डेफर होने के बाद भी हमने फिर से जब हालात को देखा कि नॉर्मल हो गए, DGMO की जो मीटिंग हुई 18 तारीख को, मुझे लगता है कि उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं था कि हम इसको डेफर ही रहने देते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से बात करते हैं कि आप 6 महीने ले जाइए, लेकिन हमारे मन में बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम लोग जो हैं तभी इस चेयर पर बैठेंगे जब मेंबर्स जो हैं हमें सपोर्ट करेंगे, मेंबर्स हमें यहाँ पर बिठाएंगे। अदरवाइज ज़बरदस्ती जो है वो हमारे रगों में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भाई एक चैम्बर की आइडेंटिटी और वो इसी में है कि यहाँ पर इलेक्टेड टीम हो, ना कि वो लोग हों जो यहाँ पर बैठ कर के और ऐसे हालात पैदा कर लें कि ना तो पब्लिक को मिलना है, ना किसी की सपोर्ट करनी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में अपने किस तरह से बेनिफिट जो है उसको लेना है, उसकी चिंता जो है वो करते हैं। क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में आपको मैं याद कराऊं कि इन्होंने अपने क्लोज रिलेशंस और दोस्तों को पोलिंग एजेंट बनाया, और हम तब भी चुप रहे, लेकिन हमने बाद में इसको एक्सपोज किया। फिर भी एक एलिगेशन लगाया जी क्यों आपने वही टीम बैठा दी वापस जो ऑलरेडी है, कोई दूसरी टीम को नहीं बैठाया यहाँ पे, क्या खुद ही क्यों नहीं बैठे? एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हमें देखो, मैं इलेक्शन प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना जी। वो टीम ऑलरेडी काम कर रही थी, तो वो टीम काम कर रही है। हमारा काम, हमें ड्यूटी सौंपी गई थी इलेक्शन कराने की, हम अपनी ड्यूटीज को बखूबी निभा रहे हैं। हम पहली दफा भी निभा रहे थे और सेकंड टाइम आया है तब भी हम उतनी मेहनत से, हमारे लिए सो उल्टा काम हो गया है। एक बार में हमने 11 मई को फ्री करा था जी जी जी। हमें सो 1 महीना और अपना टाइम देना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है। तभी हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी को कोई बात करने का मौका मिले। बाकी कोई नजायज बात करता रहे, मैं उसको रोक नहीं सकता, आप रोक नहीं सकते।
ये अक्सर होता है ना, इलेक्शन से पहले दोनों पार्टीज की मीटिंग करवा के कोई ऐसी वही बात की, आपने इस बात में चर्चा की? मीटिंग जी जी 3-4 दिन पहले मीटिंग कराई है जी। मीटिंग में उनके पॉइंट सुने हैं, अपने मन को सारा बताया है, उनको बताया हम क्या क्या करने जा रहे हैं, सारे पॉइंट हमने बताए और उसमें हमने जो चीजें मैंने आपको बताई ना उनके ऊपर उनके लिए पूरी रोशनी डाली। भाई हमारा ये प्रपोजल है, हम इसे लेके चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा कहता और वीडियो का हमने सब चीज मान के चल रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ही कोई नहीं। तो कोई अपोजिशन पार्टी की तरफ से कोई ऐसा कोई एतराज, कोई नया चीज उन्होंने सामने लाने की कोशिश की हो? आपको ये पार्टी की तरफ से कोई इतराज नहीं था, ये इतराज आ रहा था कि आप अपना हमें जो 13 कैंडिडेट है सबको अंदर आने के रोक किया जाए। अच्छा, हमने कहा था कि हम किसी को इस तरह कार्ड देकर लोग नहीं करेंगे, आप प्रेसिडेंट साहब को 13 के 13 फोन करो, हम आपको अंदर ले जाएंगे, सारा उधर विजिट करवा देंगे, किसी को इनकार नहीं है, ताकि 13 को एट ए टाइम सबको कार्ड दे दें, अंदर भी राज पास होने का हमारे लिए सवाल का मसला है। इस पर उनको थोड़ा इतराज आया था कि नहीं हमें कार्ड मिलना चाहिए। हमने कहा दोनों ग्रुपों के लिए कार्ड नहीं है, आप मेरे को फोन करो पेशेंट को, मैं आपको उसी वक्त विद इन 5 मिनट ले जाऊंगा, आप विजिट करो, देखो सुनो, आपको कोई परेशानी नहीं है। देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हमारे लिए एज ए इलेक्शन प्रेसिडेंट 13 के 13 कैंडिडेट डाला, मैं किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, किसी कैंडिडेट के लिए मेरी कोई स्पेशल सोच नहीं है, मेरे सब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता सब मेरे लिए इक्वल है। यहाँ तक बात करूँ आने वाले समय में हमारे रूल, देखिए जो पिछले 4 साल से मैंने लगातार ऐसे इश्यूज लिए हैं जो शायद आम लोगों की सोच से भी परे था। मैंने यहाँ पर अगर उस समय अगर एक पीरियड था जब हमारी पहली कॉल जो है बंद कॉल हुई थी, उस समय हमने जो हमारे वाइन वाले हैं उन लोगों को जिस तरह से उनको बाहर निकाला गया और जिस तरह से बार एंड रेस्टोरेंट को जिस तरह से एक चेकलिस्ट दी गई, मुझे लगता है उस समय जितने भी हमारे बार एंड रेस्टोरेंट्स हैं 200-300 बार एंड रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो जाने थे। हमने प्रयास किया कि ये चीज़ें जो है वो नहीं हो। हमने ये जो अननेसेसरी एक इशू बना हुआ है खड़ का, तो मुझे लगता है कि ऐसा इशू जो आज की डेट में भी हमें परेशान कर रहा है, जी साहब ने एक आर्डर निकाल कर के कंसर्न डीसीज जो हैं उसके ऊपर फैसला लेंगे भाई ये जो वाटर बॉडी यहाँ पर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उस लैंड को जो है वो ओपन में कर देंगे, प्राइवेट लैंड जो है डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं किया गया। हमारी फाइट रहेगी इस इशू को लेकर के। बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में इसके लिए परेशान जा रहा है। अब डेवलपमेंट के नाम से बहुत आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जम्मू पीछे छूटता जा रहा है। इसके लिए आपके पास कोई ऐसा रोल मॉडल है, कुछ चीज़ ऐसी? देखिए, मैं नटशल में बताऊं कि प्रॉब्लम्स तो अनगिनत हैं, इश्यूज अनगिनत हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, होटल सेक्टर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। आप ये देखिए कि एक घर का नक्शा बनाना या किसी किस्म की एनओसी लेना भी, ये जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इतना गंभीरसम हो गया है, पूरा जम्मू ही खंड डिक्लेयर हो गया है एक किस्म से मैं बोलूँगा। तो मुझे लगता है जैसे वाइन ट्रेडर्स तबाह हो गए, गन डीलर्स तबाह हुए, गन मैन्युफैक्चरर्स तबाह हुए, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जूझ रही है, उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, टर्नओवर इंसेंटिव्स भी बंद कर दिए गए जो पीछे रिसेंटली दे रहे थे। ऐसे ही जो लैंड के इश्यूज हैं बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आप देखिए ई कॉम नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं हो रहे, जैसे आपका बेस्ट प्राइस पहले आया, उसके बाद आपका रिलायंस आया, ब्लिंकिट आया, ये सब चीजें मेरे कार्यकाल में नहीं हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब ये चीजें होती हैं तो गवर्नमेंट के समक्ष हमको अपने ट्रेड और इंडस्ट्री का पक्ष रखना है, कुछ नॉर्म्स के अंडर इन ई कॉम कंपनीज को ऑपरेट करने देना चाहिए, क्योंकि बड़ी दुकान के सामने छोटी दुकान नहीं चल सकती है। तो जब इजाजत देनी है उसमें स्ट्रिक्टली कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि या तो रिहैबिलिटेशन प्लान हो सरकार के पास, केंद्र या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि ट्रेड और इंडस्ट्री जो जूझ रही है और बंद होने के कगार पे है उनके लिए प्लान भी किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इश्यूज इतने हैं, लेकिन वो तब ही हम उनको हल कर सकेंगे और प्रयास करेंगे हम माता रानी के आशीर्वाद से, जब हमारे वोटर्स हम पे विश्वास करके हमें दोबारा इस पद पे बिठाएंगे। नई इंडस्ट्रियल जो नई जो कमर्शियल
यहाँ पर मार्केट बने। आज की डेट में आप देखिए, एक टाइम था, एक दौर था जब ओल्ड सिटी बनी थी। ओल्ड सिटी के बाद अगर डेवलप हुआ तो उस समय 1962 में वेयर हाउस डेवलप, लेकिन आज वहाँ पर भी कंजेशन है। गवर्नमेंट ने उसके लिए अभी तक कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसकी वजह से वहाँ भी कंजेस्ट किया जा सके। ओल्ड सिटी के लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो आज की डेट में डिमांड करते हैं कि उनको गोडाउन फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए, तो वो प्रीमियम अमाउंट जो है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लैंड जो है वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे जिस तरह से पहले की जाती है। उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि यहाँ जो हमारे ओल्ड सिटी में जो शॉप्स हैं उनके लिए गोडाउन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। यहाँ तक उसके बाद में देखूँ तो एक अप्सरा रोड जो है वो डेवलप हुई, लेकिन उसके लिए भी हमारी फाइट चल रही थी कि उनको प्रॉपर जो है उनको रिकग्निशन मिले। कमर्शियल अभी तक नहीं मिल पाई। अभी की माननीय एलजी साहब ने तो वहाँ डिक्लेयर किया कि ये हमने जो है एक कमर्शियल मार्केट जो है ये बना दी है, लेकिन फिर भी अभी जो पेपर वर्क जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी करवाना बहुत जरूरी है और नई मार्केट जो है वो डेवलप हो सके, उसका प्रयास जो है वो हम लोग करने वाले हैं। छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे फ्रूट मंडी का एक इशू है जो ली स्ट्रीट का, वो क्यों बार बार हमें उसके लिए फाइट करनी पड़ रही है। बहु प्लाजा का इशू है जिसकी वजह से आज भी आधा बहु प्लाजा जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग फाइट करने वाले हैं। जहाँ तक मैं कहूँ इंडस्ट्री की बात, तो इंडस्ट्री की हालात ये बन गई है कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। एक पैकेज जो है, इंसेंटिव पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया, माननीय एलजी साहब ने किया, लेकिन वो भी उनको प्रॉपर जो वो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आज हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो परेशान है। क्योंकि एक पैकेज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिया गया, उसमें जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि या तो एक नया पैकेज जो है उनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे हमारे जैसे यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे, हमने उनको यहाँ पर बुलाया था और उनके सामने भी डिमांड्स रखी थी और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। इस बात को कंसीडर करने के लिए उन्होंने कहा था कि नहीं, ये भी मैं भी समझता हूँ कि इंडस्ट्री अगर यहाँ पर ग्रो कर सकती है या सर्वाइव कर सकती है, वो सिर्फ पैकेज के ऊपर कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक टाइम था जब यहाँ पर टोल था, बाहर से जो है इतना आसान नहीं था लोगों के लिए यहाँ पर आकर के अपने प्रोडक्ट को बेचना। टोल हटने के बाद जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी मुश्किल्स आई। पहले प्राइस प्रेफरेंस होती थी, परचेज प्रेफरेंस होती थी, सब चीज़ें खत्म हो गई। आज इंडस्ट्री जो है, जो हमारे 6-7 हज़ार यूनिट थे, आज वो 3,000 यूनिट रह गए, बाकी सब बंद हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो भी किस तरह से चल रहे हैं, उसमें भी कितने ऑक्सीजन पे हैं, कितने जो हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एक चैलेंज इंडस्ट्री की तरफ बहुत कम ध्यान जा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई ऐसी नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर अति इंडस्ट्रीज जो बंद होनी जा रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है स्टेक होल्डर्स को इग्नोर करके बनती है। तो जब उनको पता ही नहीं कि कोर इशू प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो दिल्ली में कमरे में बैठ के या प्रशासन किसी बंद कमरे में बैठ के यूनिलैटरली जब एक पॉलिसी बनाता है तो वो किसी के मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है जब तक स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जैसे पहले भी होता था, तब तक मसले हल होने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन गवर्नमेंट और चैम्बर्स के बीच में। और चैम्बर का बेसिकली मैंडेट भी यही है, दे एडवाइज इन द पॉलिसीज, और पॉलिसीज बनती हैं जिससे राहत मिले हर सेक्टर को। आपका कहना बड़ा सही है, सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, आप टूरिज्म की तरफ देख लें। ये बात करते हैं डेवलपमेंट की, मुझे बताइए गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक वॉशरूम तक पत्नी टॉप में आपको दिखा कुछ? तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? मुझे लगता है एब्रोगेशन के बाद जम्मू तो ज्यादा पीछे चला गया। क्यों?
कसूर हमारे संस्थाओं का है जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी, मुझे कोई भी संस्था सुझाव बताए कि जनाब ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, जब हमने प्रोजेक्ट ही नहीं किया, मांग ही नहीं किया, तो प्रशासन ने तो अपने हिसाब से चलना था। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, मगर ये ऐसे भी इश्यूज नहीं है जो हल नहीं हो सकते। हम जब इशू वो लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ प्रशासन के सामने रखते हैं तो प्रशासन मानता है। मैं ये नहीं मानता कि जैसे मेरे प्रतिद्वंदी बोलते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भी 2 कार्यकाल में देखी है गवर्नमेंट, और सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चले हैं और सब मसले हल होते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग और लॉजिक चाहिए अपनी डिमांड के साथ। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे बन रहा है, ट्रेन जो है श्रीनगर जा रही है, उसका भी उद्घाटन कल होने जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम से लोगों की दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं। इस चैलेंज को किस तरह निपटेंगे? क्योंकि जब हर चीज़ आप श्रीनगर डायरेक्ट चल जाओगे, जहाँ पे टूरिस्ट कम हो जाएगा। आपका अमरनाथ जी की यात्रा का पंदा चौक में बेस कैंप बना दिया, क्योंकि यहाँ बनना चाहिए था, जो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, शुरुआत भी नहीं है इसकी भी। तो ये सब चीज़ें जब आगे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और यहाँ जो रह रहे हैं, जो बस रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उसके लिए आप क्या खर्च कर पाएंगे? देखिए, ये जो फ्लाईओवर आपको मालूम होगा, दर्शी जैसे फ्लाईओवर बनने की यहाँ से शुरुआत हुई, और उसमें हमारी तरफ से पूरा एक प्रयास हुआ कि इन लोगों को पहले बसाया जाए, उसके बाद यहाँ से इनकी दुकानें जो हैं वो रिमूव की जाए। उसके लिए मैं माननीय गडकरी साहब से भी मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने हमारी बात को सुना और एक ऑर्डर जो है वो हाईवे अथॉरिटी के साथ डिस्कस किया। कश्मीर में भी हम लोग इसी इशू को लेकर के गए। आज उनको कहीं ना कहीं बसाने की बात हो रही है। आज नो डाउट कि MLAs भी वहाँ पर आ रहे हैं, बाकी भी जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास जो है आज मैं समझता हूँ कि वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि जब उनकी दुकानें जो हैं वो तोड़ने का नोटिस लगा था, उस समय चैम्बर खड़ी हो गई, उस समय पवन जी वहाँ पर जो नेक्स्ट ऑपरेटर हैं वो खड़े हो गए, जिसकी वजह से आज वहाँ पर उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्पेस बन रही है। आने वाले समय में वो चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। यहाँ तक आपने कहा डेवलपमेंट की बात, हम भी यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग जो है वो लोगों को उजाड़ नहीं रहे हैं। देखिए, भगवती नगर में एक अमरनाथ यात्रा के लिए एक यहाँ पर बेस कैंप है, और यहाँ पर भगवती नगर में अगर कहीं डेवलप करने की जरूरत है तो भगवती नगर को डेवलप करने की जरूरत है, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर रहेंगे और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को बिजनेस मिलेगा। आप इसको सिटी से बाहर लेकर के जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि जो यात्रा के लिए आएंगे, जो लोग बाहर से आएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएंगे ट्रांसपोर्टर्स पे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे कि कहीं वहाँ पर उनको ना खाने के लिए मिलेगा ना उनको। यहाँ पर देखिए, ये हमारी जो धरती है, ये धरती है लंगरों की धरती, मंदिरों की धरती। यहाँ पर आपको हर बाजार में उस दौरान में लंगर दिखाई देते हैं, वहाँ कौन लंगर लगाने के लिए जाएगा? चुनिंदा लोग जिनके अपने इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए, जब हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर स्पेस है, क्या प्रॉपर हम यहाँ पर उसको अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो दूसरी जगह जा करके हम क्यों डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूरी जो यात्रा है वो डिस्टर्ब हो जाए, पूरे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। यहाँ तक कश्मीर में इस तरह की जो बेस कैंप बनाने की मुझे नहीं लगता है। आपने हालात देख लिए 22 अप्रैल के बाद क्या हालात बन गए। कश्मीर तो खाली हुआ, जम्मू खाली हुआ। वहाँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो आप देखिए, जो कभी इस दौर में कभी 50,000 60,000 से कम नहीं होती थी, वो 300-400 यात्रा आती। तो क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वहाँ पर बेस कैंप बना देंगे और अगर कोई छोटी मोटी डिस्टर्बेंस हो गई तो यात्रा तो खत्म होगी, लेकिन उसके साथ जो टोटल बिजनेस जो है वो क्रैश हो जाएगा। इस बात की चिंता हमें करनी चाहिए, और हमें जो बेस कैंप बनाने हैं बेसिकली वो हमारे बेस कैंप को जम्मू के अंदर ही बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा अरुण जी, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपको पूरी टीम को, ताकि जो आपके इरादे हैं, जो आपका एजेंडा है, उसे फुलफिल करें आप।
आपने बात की, हमसे बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो विपक्ष मेरे को टार्निश करने की कोशिश कर रहा है, वो इलेक्शन से एक दिन पहले इनको एक एक चीज का जवाब विद रीजनिंग दूंगा मैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वोटर्स को, आप अचीवर्स को वोट कीजिए। ये ना तो रिश्तेदारियों की इलेक्शन है, ना कस्में खाने की इलेक्शन है। चैम्बर को चैम्बर की तरह समझिए और चैम्बर को एक दोबारा सक्षम बनाइए और जम्मू को बचाइए। नमस्कार। चुनाव ही होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, असेंबली का हो या कोई भी छोटा बड़ा हो। हर चुनाव में कैंडिडेट्स जो है बाहर निकलते हैं, अपने वोटर्स के पास जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिन होता है उनके लिए, जिनके पास ये राइट है किसी को जिताने का या हराने का। अब जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव जो है होने जा रहे हैं। संडे को चुनाव होंगे 8 तारीख को। जिस तरह से आप जानते हैं कि इससे पहले भी चुनावों की डेट वार निकली थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे पोस्टपोन करना पड़ा। तब लग रहा था कि चुनाव शायद काफी देर तक ना हो, लेकिन एक अच्छा डिसीजन लिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जो बॉडी है, कि उन्होंने चुनाव जो है जल्दी करवाने का जो इरादा कर दिया और 8 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें 2 पार्टीज हैं, पिछले चुनावों की तरह ही पिछले चुनावों में थी। अरुण गुप्ता जिस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट है, उनकी टीम है, और राकेश गुप्ता जो इससे पहले 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं चुनावों में जीत हासिल करने के लिए। अपने अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं और उनको आशाएं बंधवा रहे हैं कि आने वाले चुनावों में जीतने के बाद वो किस तरह से व्यापारियों के लिए काम करेंगे। और दूसरी तरफ वहां के जो प्रेसिडेंट, जो जिन्हें इलेक्शन प्रेसिडेंट बनाया गया है, शिव प्रताप जी, वो भी लगे हुए हैं इस वक्त अपने इंतजामात के लिए, ताकि जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर हो। वो यही बार बार कह रहे हैं इलेक्शन फ्री और फेयर होगा। चुनावों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन दोनों कैंडिडेट्स अपने अपने व्यूज लेके लोगों के पास जा रहे हैं, व्यापारियों के पास जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव जो है, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और इसके साथ ही बार एसोसिएशन है, ये सिर्फ अपनी एसोसिएशन के साथ नहीं रहते हैं। बार एसोसिएशन, चैम्बर, इनके ऊपर निगाहें जो हैं पूरे जम्मू की लगी होती हैं। ये जो भी डिसीजन लेंगे उसका फायदा या नुकसान सिर्फ इनके मेंबरों को नहीं होता, बल्कि पूरे जम्मू को होता है। और जम्मू की निगाहें जो हैं इस वक्त चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के इलेक्शन पे लगे हुई हैं कि क्या होगा, इनका कौन सा कैंडिडेट आगे आएगा और जम्मू का भविष्य क्या होगा। उम्मीद करते हैं हम चुनाव फ्री एंड फेयर हो, दोनों पार्टियां खुश हो। जो जीत के आएगा उसे हमारी बहुत बहुत मुबारक होगी और इस वक्त दोनों को हमारी गुड विशेस है। नमस्कार।